चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू एमडी कैट। ये कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमने कवर अप करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, फैराडेज लॉ से कैसे कंसर्न्ड है, लेंजेस लॉ का इसमें क्या रोल है, और लेंजेस लॉ एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो होपफुली हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो इन तमाम कंटेंट्स को कवर अप कर देगा। जो एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है ये हम नेक्स्ट एक लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एनिमेशंस के जरिए भी इनका कुछ बिहेवियर दिखा दूंगा। और बच्चों फिर इससे रिलेटेड मैं आपको टेस्ट भी जो है वो कल के लेक्चर के बाद सेंड करूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करना और उसका वीडियो देखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन पूरी इधर रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंडक्टर में क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी कंडक्टर में क्या क्रिएट होता है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना है, क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कब क्रिएट? जब हम उस कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखें या प्लेस करें तो उसके अक्रॉस क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था माइकल फेराडेज ने, और इसी की बेस पर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है इस टॉपिक का, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन होती कैसे, इसका बेस आइडिया मैं बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करता हूं। देखें, पहले आप अपने जहन में रखें एक बैटरी को। बैटरी के बारे में हम पढ़ चुके ना कि बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ के वजह से बैटरी का एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है। तो आपने बच्चों याद रखना है, अब हम आगे जो सिचुएशन देखेंगे उसमें अगर किसी जगह पर एक एंड मुसलसल पॉजिटिव हो जाए और एक एंड मुसलसल नेगेटिव हो जाए तो आप सब ने समझ जाना है कि इस रीजन में क्या पैदा हो गई है? ईएमएफ पैदा हो गई है। सो द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल कॉजेज ईएमएफ। ठीक है ना, समझ आ गई कि एक एंड पे पॉजिटिव हो जाए एक एंड नेगेटिव हो जाए तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे पे चलते हैं। अब मुझे ये जवाब दें, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। by using the relation F is equal to q v b sin theta। अब चूंकि ये एंटर हो रहे हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में तो साइन थीटा की बजाय हम साइन 90 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम सिंपल F इज इक्वल टू क्यू वी बी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बच्चों में से कोई स्टूडेंट जिन्हें आइडिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इस फील्ड में एंटर होगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये नेगेटिव एंटर होगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यूजिंग द राइट हैंड रूल? जस्ट टेक 30 सेकेंड, शाबाश। पॉजिटिव विल डिफ्लेक्ट, चलें जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करें सब बच्चे। अपनी जो फिंगर्स हैं उसको अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ प्लेस कर दें। अपनी चारों फिंगर्स को मोबाइल स्क्रीन की तरफ कर दें और अपने थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करें। तो आपकी जो पाम बन रही है बेटा वो अपवर्ड बन रही है। कंफर्म कर दें। ठीक है, तो अपवर्ड बनने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड और नेगेटिव चार्ज जो है ये डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। ये बात समझ आ गई सबको? पॉजिटिव विल बी डिफ्लेक्टिंग अपवर्ड एंड नेगेटिव विल बी डिफ्लेक्टिंग डाउन। चलें जी, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। तो दो बातों को जरा जेहन में बिठा लें। एक, एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव मिला तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। सेकेंडली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए तो पॉजिटिव विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड एंड नेगेटिव विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चों यूं सपोज करते हैं कि अब हमारे पास एक अदद कंडक्टर है जो दो मेटल रेल्स पर, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन लेट से मेटल रेल्स हैं जिनके ऊपर हमने कंडक्टर को रखा हुआ है और हम इस डायरेक्शन में कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और बच्चों देखें कि ये एंटर किस फील्ड में हो रहा है? क्रॉस फील्ड में।
तो जब मैं v वेलोसिटी से इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आगे मूव करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पॉजिटिव्स पे फोर्स लगेगी अपवर्ड और इसके नेगेटिव्स पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। डू यू एग्री? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे पॉजिटिव ऊपर ही चले जाएंगे और सारे नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, कुछ चार्जेस इसके अंदर भी बच जाएंगे। तो इसका अपर एंड हो गया पॉजिटिव और इसका लोअर एंड हो गया नेगेटिव। ठीक है बच्चों? तो अब हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिव हो गया और एक एंड क्या हो गया? नेगेटिव। क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? जरा मैसेज करके बताएं। ओके, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, नॉट गोइंग टूवर्ड्स द डिटेल डेरिवेशन, सिंपल यूं कर लेते हैं बात के। नेक्स्ट केस में मैं ये बताता हूं आपको। देखें कि एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया। अब कंडक्टर हम स्टिल कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पे अभी भी अपवर्ड फोर्स लग रही है QVB, लेकिन ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बाय इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऊपर इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे कि हम जब किसी मजीद पॉजिटिव को अपवर्ड धकेलना चाहेंगे तो ऊपर से इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे को लगेगी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। अब बच्चों हम इसी बैलेंस को उठा लेते हैं, दैट F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। तो QE इज इक्वल टू QVB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज VB लिखने के बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल V बाय डेल R। R यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी और VB हो जाएगा माइनस डेल V इज इक्वल टू VBL, और डेल V को हम लिख लेते हैं VBL और साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो बच्चों डेल V यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस चैप्टर में एप्सिलॉन यानी E के सिंबल से डिनोट करते हैं। सो दिस डेल V विल नाउ बी रिटन एज E इंड्यूस्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस VBL। और चूंकि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो साइन फंक्शन के साथ उसको डील करते हैं हम, लिहाजा हम यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी है इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो आपको ये टॉपिक रिकॉल हो गया। इस मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमें कुछ बातें सीखनी है। E इज इक्वल टू VBL को पिक कर लेते हैं, नेगेटिव साइन पे बाद में बात करेंगे लेंजेस लॉ में। साइन थीटा से आप याद रखें कि कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करना जरूरी है फॉर मैक्सिमम ईएमएफ। और अगर कंडक्टर चाहता है कि मैं मूव भी करूं और मेरे में ईएमएफ भी इंड्यूस ना हो तो कंडक्टर या तो पैरेलल मूव कर ले या एंटी पैरेलल कर ले। इस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस पे आ जाए जरा, E नॉट इज इक्वल टू VBL, ये हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ है। बच्चों ये ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये स्पीड ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहीं भी सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरा क्वेश्चन है ना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, जब मैंने कह दिया कि VBL E नॉट है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि वो कौन सा एंगल है जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि साइन 30 डिग्री पे एंगल कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री वो एंगल है जिस पे ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और क्लैरिटी आ गई है तो भी ओके रिपोर्ट दे दें मुझे। ओके, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट में करंट भी पैदा हो तो करंट होता है I इज इक्वल टू V ओवर R यानी ओम्स लॉ। तो V की जगह E आ जाएगा, ठीक है।
अब I इज इक्वल टू ई ओवर आर में साफ नजर आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस अब अपीयर हुई है, तो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट वन मोर थिंग, करंट इंड्यूस करने के लिए जो सर्किट है बच्चों, इसका क्लोज होना भी बहुत जरूरी है। क्लोज मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो, कंपोनेंट भी लगा हो, स्विच भी बंद हो, और कोई जगह ओपन ना हो, ओपन कोई जगह ना हो। ठीक है, लेकिन जो ईएमएफ है, ये वाला ईएमएफ, ये तो इस सर्किट में भी पैदा हुआ जिसके साथ कोई गिलवानोमीटर भी नहीं लगाया था हमने, कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। तो सब बच्चे याद रखेंगे, ईएमएफ ओपन सर्किट में भी पैदा हो सकता है और क्लोज में भी। ये खुसूसियत किसके पास है? ईएमएफ के पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करंट भी प्रोड्यूस हो तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहाँ से एक तार पकड़नी है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दें और यहाँ से तार कनेक्ट कर दें ताकि सर्किट बच्चों क्या हो जाए, क्लोज। तब आप अप्लाई कर सकते हैं आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो मोशनल ईएमएफ सब बच्चों को समझ आ गया अच्छे से? क्योंकि इसके बाद फिर हमने आगे मूव करना है फेरेडेज लॉ पर। तो देखें, ये डायग्राम भी बनी हुई है। ये आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं और कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आप गैल्वानोमीटर लगा दें तो करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता रहेगा। कब तक? जब तक आप क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंफर्म कर दें, सब बच्चों को समझ आ गई है। अब हम बच्चों इस चीज को और फंडामेंटली डिस्कस करेंगे कि हमारी बुक में बना हुआ है कि ये एक मैग्नेटिक पोल्स हैं और इनके दरमियान एक कंडक्टर मूव कर रहा है, तो वो कहता है जी करंट इंड्यूस हो रहा है। ये एक मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, वो कहता है करंट इंड्यूस हो रहा है। पता कहाँ से चल रहा है? गैल्वानोमीटर से। यहाँ पे एक कंडक्टर मूव कर रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। कहाँ से पता चल रहा है? गैल्वानोमीटर से। तो बहुत ही डायग्राम्स हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पे बैटरी लगा के रियोस्टेट की मदद से फिर करंट चेंज कर रहे हैं, तो इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दरम्यान में एक कॉइल पड़ी है, यहाँ से हम करंट को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और वेरिंग करंट जो है वो इस कॉइल में फिर करंट इंड्यूस कर रहा है। चलें, इस सारी सिचुएशन को बाद में चलते हैं। मैं आपको पहले मजे का एक इफेक्ट दिखाता हूँ। मुझे जरा कंफर्म करना है, आपने ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है आपको जिसमें एक मैग्नेट कॉइल्स वगैरह नजर आ रहे हैं? जी बच्चों, ओके। अब देखें, सर्किट हमारे पास क्या है कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉपर कॉइल है, ये एक बल्ब लगा है, ये ऊपर वोल्ट मीटर लगा है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ठहरे मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, बल्ब रोशन हुआ। लेकिन मैंने जब रुक गया, बल्ब भी ऑफ हो गया। मैं बैकवर्ड मूव करूंगा, बल्ब फिर ऑन हुआ। मैं जब तक मूव करता रहूंगा, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही मैं मूव करना रुक जाऊंगा, ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। तो ये तो क्लियर कट हो गया ना कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। ठीक है ना बच्चों? समझ रहे इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से? हम्म। तो अब हमने इसी चीज को मैथमेटिकली भी देखना है आगे कि क्या होता है जब हम मैग्नेट को करीब लेकर जाते हैं या दूर लेकर जाते हैं या फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते रहें, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। तो इस बात को हम अब थोड़ा सा टेक्निकली फेरेडेज लॉ की शक्ल में समझते हैं। मुझे कंफर्म कर दें, आपको ये वाली स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो रही, जिस पे मैंने लिखना है, ये क्लियर हो रही? अच्छा बच्चों,
ये देखें अब, हाँ जी, अब ओके। ओके, तो देखें फेरेडेज लॉ में बढ़ने से पहले ना हम बहुत सिंपली दो बातों को समझ लें। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये तो हो गया सिंपल फ्लक्स। सिंपल फ्लक्स यानी कांस्टेंट फ्लक्स बी ए। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि ये कॉइल पड़ी है और मैग्नेट इसके करीब जाए तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिहाजा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अगर हम मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाएंगे, फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स बढ़े तो भी चेंज है, फ्लक्स कम हो तो भी चेंज है। अब वर्ड चेंज पे आपने फोकस कर लेना। इस डायग्राम पे देखें, फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन हम कॉइल को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि कभी पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के सामने आ जाती है और कभी सारी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से, समझ ले, मुंह फेर लेती। तो इसका मतलब है कि एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के सामने है, कभी वो एरिया ज्यादा हो रहा है, कभी वो एरिया कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी तो कह सकते हैं कि फ्लक्स कभी इंक्रीज करता है और कभी डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज या डिक्रीज ओवरऑल क्या कहलाता है? चेंज। तो इन दो इक्वेशंस पे ध्यान दे लें। चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, एरिया कांस्टेंट हो, या फील्ड कांस्टेंट रहे और एरिया चेंज हो रहा हो, दोनों सूरतों में इसको हम नाम देंगे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब बात सुनते हैं जरा फेरेडेज की, कि फेरेडेज क्या कहता है इस बारे में कि किस बिना पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फेरेडे कहता है बच्चों कि आपके कंडक्टर की ये है पोजीशन स्टार्टिंग, आपका कंडक्टर थोड़ा सा मूव करके चला गया है पोजीशन x1 तक, कंडक्टर की लेंथ L है, और फिर कंडक्टर आपका मूव करके चला गया पोजीशन x2 तक। तो उसने x1 से x2 तक जो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म की, लेट्स कॉल इट डेल्टा x। तो डेल्टा एक्स तो मुसलसल चेंज हो रहा है। देखें जब पोजीशन यहां पर थी तो डेल्टा एक्स कम था, कंडक्टर यहां पे आया तो डेल्टा एक्स बढ़ गया, अब कंडक्टर इस जगह पर है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एक्स की वैल्यू ये सारी वैल्यू है। तो अब हम जरा दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला पर आते हैं। हमने क्या फॉर्मूला लिखा? E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, माइनस वेलोसिटी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बी एल। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स को बच्चों इकट्ठा लिखते हैं। क्यों लिख दें? अब देखिए मैंने अभी क्या कहा, ये आपके पास लेंथ है, जब थोड़ा सा आगे कंडक्टर मूव किया था तो एल डेल्टा एक्स कम था, कंडक्टर और आगे मूव करेगा तो एल डेल्टा एक्स ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टर और आगे जाएगा तो एल डेल्टा एक्स और ज्यादा आगे चला जाएगा। तो एल डेल्टा एक्स जो है ये बेसिकली चेंजिंग एरिया नहीं कहलाएगा? ये सारा एरिया जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा एरिया, ये चेंजिंग एरिया हो जाएगा ना। तो जब बच्चों कंडक्टर यहां तक पहुंचा था तो एरिया कम था, कंडक्टर और आगे बढ़ा, एरिया बढ़ गया, कंडक्टर यहां तक पहुंच गया, एरिया और भी बढ़ गया, तो एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनली हम पहुंच गए नेगेटिव डेल फाई बाय डेल टी तक। और अगर यहाँ पे हम खूबसूरती के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐड कर दें तो लें जी, हमारे पास बन गया फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसको सिंपल नोटेशंस में लिख के पहले आपका डर खत्म कर दूं। E इज इक्वल टू फाई बाय टी लिखें पहले, और फाई के साथ लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कि बच्चों इसका चेंज होना बहुत जरूरी है। चेंज होने का मतलब है या तो फ्लक्स इंक्रीज हो या तो फ्लक्स डिक्रीज हो, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज करें आपने मुझसे मिलने आना और मैं आपके आने पे कहूं यार तुम आगे, ये है सिंपल कि तुम आगे, ये है चेंज। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार तुम इतनी जल्दी आ गए, यार तुम इतनी देर से आए, तो इसका मतलब है कि मैं अब आपके चेंज को टैली कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट डजेंट मैटर कि आप फ्लक्स को कितना चेंज करते हैं,
इट मैटर्स कि आप फ्लक्स को कितनी देर में कितना चेंज करते हैं। जैसे कॉइल थी, मैग्नेट था, अगर मैं स्लो स्लो मैग्नेट को आगे लेकर जाऊंगा तो मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करूंगा तो टाइम कम लगेगा और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। सो ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time. And the most beautiful thing in this equation is that negative sign, जिसको कवर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ। ठीक है बच्चों, यहां तक पहले मुझे बता दें, ओके हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चों को फेरेडेज लॉ में? ओके, तो अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा और डर खत्म कर लें। E इज इक्वल टू माइनस एन बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस एन, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 200 टर्न्स दे दे, 300 टर्न्स दे दे, एंड सो ऑन। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है जो टेस्ला में मैयर होगा। ठीक है, अब एरिया पे आ जाए। एरिया आपको डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, यूनिट्स पे ध्यान देना है। एरिया अगर कोई सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, पाई आर स्क्वायर की बजाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी हो सकता है, डायमीटर गिवन हो तो। और अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसने कहा हो कि भाई एक स्क्वायर लूप है और वो स्क्वायर लूप की आपको सिर्फ लेंथ बता दे, तो कॉमन सेंस तो ये कहती है ना, स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होंगे, तो एल स्क्वायर से भी एरिया निकल सकता है। इसलिए इस इक्वेशन की हर पॉसिबल डायमेंशन में जाने का आपको रास्ता पता हो कि वो किस किस तरीके से आपको इस इक्वेशन में पैसेज जो है वो दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट वाज ईएमएफ? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। अच्छा, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और दूसरी तरफ फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये यूनिट्स भी ध्यान में रख लें। वोल्ट इज ऑल्सो नोन एज वेबर पर सेकंड, और वोल्ट तो बच्चों वर्क पर यूनिट चार्ज भी होता है। तो ये जाउल पर कूलम और वेबर पर सेकंड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। करंट को लिख सकते हैं ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हम करंट को लिखेंगे माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी, लेकिन साथ रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करेंगे। तो फिर वही बात आ गई कि इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मजे की बात तो अब आएगी, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, करंट की इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस एन डेल फाई बाय आर डेल्टा टी। ये हो गया सारा करंट, और फिर साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख दी। ठीक है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों देखें, जो चार्ज इंड्यूस होता है सर्किट में वो सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल नहीं है। ये दो बातों पे ध्यान दें। ईएमएफ भी रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, करंट भी रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि भाई इनिशियली फ्लक्स की क्या वैल्यू थी और फाइनली क्या वैल्यू। तो ये पूरी स्लाइड जो है, इसमें सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो चार्ज, करंट और ईएमएफ रिलेटेड गिवन है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें बस ये याद रखें, एक चीज चेंज पे डिपेंड कर रही है और एक रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? नहीं बच्चों, मैसेज में मुझे कंफर्म कर दें यहाँ तक सब ओके। और फाइनली अब मैं आपको चंद आसान से जुमलों में समझाता हूँ लेंजेज लॉ के, हाउ टू डील विद लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ में पहले तो आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना और इसको मैं जैसे समझाऊं वैसे आपने समझना है। एन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट, करंट कहाँ इंड्यूस होना है भाई, कॉइल में इंड्यूस होना है। ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी सच दैट इट अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। अब आपने सारा ध्यान, सारा फोकस रखना है इस वर्ड पे।
कि आखिर करंट इंड्यूस क्यों होता है, क्योंकि वो एक एक्शन को क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, करंट। इसको समझने के लिए पहले इन दो लूप्स को देखें और राइट हैंड रूल यूज करते हुए बताएं बच्चों कि अगर इस लूप में मैं कहूं कि करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपना जरा राइट हैंड उठाएं और राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में जरा घुमाते हुए कर्ल करके मुझे बताएं, क्या आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, थंब इस तरफ आ रहा है? तो अगर आपका थंब इस तरफ आ रहा है तो बच्चों ये साइड बनेगी नॉर्थ मैग्नेट की और ये साइड बनेगी साउथ। तो आपने याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज करंट जब आप इनकाउंटर करेंगे तो सामने कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इसको मैं एक और भी तरीके से समझा देता हूं। अगर आप एन की शेप को गौर से देखें तो आपने समझ जाना है जहां पे नॉर्थ इंड्यूस हो रहा होगा वहां पे करंट किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अब देखते हैं इधर आप अगर करंट को देखें तो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। अब जो आपका थंब है वो नीचे को आ रहा है, तो साउथ ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ नीचे आ जाएगा। तो अब देखें जरा, एस की जो शेप होती है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज नहीं होती, क्या ख्याल है? तो जहां पर आपको नजर आए कि आपके सामने फ्रंट फेस पे टॉप व्यू पे साउथ आ रहा है तो साउथ की शेप कैसी होती है, क्लॉकवाइज। जहां आपको नजर आए कि टॉप व्यू में नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ की शेप क्या होती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आपने ध्यान देना है वर्ड अपोज पे। तो बच्चों एक सिंपल एग्जांपल और आपको लेंजेस लॉ टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एक कॉपर रिंग है जिसमें इस वक्त कोई करंट मौजूद नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करने लगा हूं। अब नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और वो कॉइल के करीब जा रहा है, तो कॉइल को चाहिए कि वो इस नॉर्थ पोल को क्या करे, अपोज करे। अब कॉइल इसको अपोज कैसे करेगी, कॉइल अपने अंदर करंट प्रोड्यूस करके इसको अपोज करेगी, क्योंकि जब कॉइल में करंट पैदा होगा तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब कॉइल में नॉर्थ को अपोज करना है तो सामने नॉर्थ लेकर आए। मैंने क्या कहा था, जब टॉप व्यू पे नॉर्थ आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपोजिशन कि नॉर्थ करीब आ रहा है और कॉइल उसे करीब नहीं आने देगी, यानी उसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो चूंकि हमें टॉप पे क्या नजर आ गया, नॉर्थ, तो हमें क्लियर हो गया कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंडली, लेट से अब मैं इस नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा हूं, तो नॉर्थ दूर जा रहा है लेकिन कॉइल को चाहिए है कि नॉर्थ को दूर ना जाने दे। तो कॉइल नॉर्थ को कैसे रोक सकती है, यहां पे साउथ इंड्यूस करके। यहां जब साउथ इंड्यूस होगा तो करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब मैग्नेट करीब आए, करीब ना आने देना, ये भी ऑपोजिशन है। मैग्नेट दूर जाए और दूर ना जाने देना, ये भी क्या है, ऑपोजिशन है। तो जब हम कहते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल टी और डिवाइडेड बाय आर कर दें तो ये बन जाता है करंट। तो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर तो डिपेंड करता है, बट ये उस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। So if you try to increase the flux, it tries to decrease it. But when you try to decrease the flux, it tries to increase it. यही मतलब है नेगेटिव साइन का। अब इसको हम एक और मिसाल पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लें, वही दोबारा से मिसाल आ गई। चलें साउथ के साथ देखते हैं। साउथ यहाँ से अवे जा रहा है, तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या जो होनी चाहिए, साउथ दूर जा रहा है, साउथ को रोकें। कौन रोकेगा साउथ को, नॉर्थ रोकेगा साउथ को। तो अगर टॉप व्यू पे नॉर्थ आ गया तो
नॉर्थ का मतलब कौन सा करंट होता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। इज दैट ओके बच्चों? हाँ नहीं बच्चों, सबको समझ आया लेंसेज लॉ? तो जरा मुझे इधर से बताएं कि नॉर्थ इस कॉइल के बॉटम से करीब की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ करीब जा रहा है ना, तो यहाँ क्या इंड्यूस होना चाहिए? नॉर्थ। तो यहाँ क्या इंड्यूस होगा? साउथ। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लिसन वेरी केयरफुली, अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल। मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, टॉप व्यू। बच्चों जो पोल टॉप व्यू पे अपीयर होगा आपने करंट उसके मुताबिक बताना है। अब ऊपर साउथ अपीयर हो रहा है, तो साउथ का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। हमेशा कौन सा व्यू बताएं? टॉप व्यू। ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल व्यू है। समझ आई इस बात की? ये साउथ पोल है, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, इसको रोको। कौन रोकेगा? नॉर्थ रोकेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? साउथ। साउथ किस व्यू पे आ गया? टॉप व्यू पे। तो करंट बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? चलिए आप मुझे बताएं। ये एक सस्पेंडेड कॉपर रिंग है, ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट को मैं रिंग के करीब लेकर जाऊंगा, तो ये रिंग इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, या इट विल स्टे ऑन इट्स ऑन पोजिशन? इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल बी रिपेल्ड, या इट विल रिमेन स्टेशनरी? तो देखिए, जब मैं नॉर्थ को इसके करीब लेकर जाऊंगा, ऑपोजिशन का तकाजा ये है कि यहाँ पे नॉर्थ अपीयर हो और यहाँ पे साउथ अपीयर हो। जैसे ही बच्चों यहाँ पे नॉर्थ अपीयर होगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो रिंग जो है वो इस ऑपोजिशन की वजह से, चूंकि सस्पेंडेड है, कहीं पड़ा नहीं हुआ, हवा में झूल सकता है, तो रिंग बैकवर्ड रिपेल होगा। लेकिन हम सिचुएशन को उलट भी सकते हैं। अब मैं इसी मैग्नेट को जब इससे अवे लेकर जाऊंगा, तो रिंग में ऑपोजिशन का तकाजा ये है कि वो जाते हुए नॉर्थ को रोके। नॉर्थ को कौन रोकेगा? साउथ रोकेगा। जाने से साउथ रोकेगा। तो इधर क्या इंड्यूस होगा? नॉर्थ। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो अब रिंग भी इसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा। मिसालें समझ आई दोनों अच्छे से? ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का मेन लेक्चर था। मैं आपको ये लेक्चर स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, इसमें आगे क्वेश्चंस भी हैं, उनको आपने भी सॉल्व करना है, मैंने भी सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर लेना है, इससे कभी कोई मुश्किल सवाल नहीं आया एमटी कैट में, इसलिए परेशानी नहीं लेनी इसकी। चलें जी, हेडिंग्स दे लें। एसी जनरेटर, आज एसी जनरेटर को कवर अप करते हैं। ये टॉपिक आपका एफएससी लेवल पे भी कवर अप हो जाएगा और हम इसको एंटी टेस्ट लेवल पर भी ओके कर लेंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, स्टे कनेक्टेड। जो थोड़ा लेट ज्वाइन करे वो फिर रिकॉर्डिंग के जरिए चीज़ों को कवर अप कर लें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डिवाइसेस में दो तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। एक जिनको हम बोलते हैं जनरेटर्स, एक जिनको हम बोलते हैं मोटर्स। जनरेटर्स वो डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती हैं, और मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती। हमारे एमडी कैट के सिलेबस में एसी जनरेटर जो है वो टॉपिक शामिल है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर की दोनों टाइप्स हो सकती हैं, एसी जनरेटर भी और डीसी जनरेटर भी। मैं इससे रिलेटेड आपको एक एनिमेशन भी दिखा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बच्चों और क्लियर हो जाएगा। तो जनरेटर की पूरी स्टोरी ये होती है बच्चों कि ये हमारे पास मेन पावर प्लांट होता है, दिस वन। इस पावर प्लांट में लगा होता है जनरेटर, कमर्शियल जनरेटर हम उसे कहते हैं। पावर प्लांट से जनरेटर जो एसी सिग्नल जनरेट करता है वो हम देते हैं एक अदद स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके फिर बिजली के खंभों और तारों के जरिए ये सिटी टू सिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर ये पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम आम जबान में ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं। और ग्रिड स्टेशन से फिर स्टेप डाउन करके जो वोल्टेज है वो घरों तक प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बात बहुत क्लियर कि हमारे घरों में कौन सा करंट यूज होता है? एसी करंट यूज होता है। एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन कौन कर सकता है? ट्रांसफार्मर कर सकता है। ठीक है। तो यहां तक ये हो गया हमारा पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है।
अब आती है बात कि एसी जनरेटर क्या है। अ डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू टर्न मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम बच्चे देखें, इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो आपको दो अदद मैग्नेटिक पोल्स नजर आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो किसी मैकेनिकल सोर्स के जरिए, ये मैकेनिकल सोर्स है जिसको हम बजाते खुद इसको मूव करवा रहे हैं, और यहाँ पर मोशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो करके इस बल्ब को रोशन करके दोबारा से इस सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है। तो आगे जाके और क्लैरिटी आ जाएगी। आपको पहला एमसीक्यू ज़हन में रखना है कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। यू हैव टू टेल दैट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडेज लॉ क्या था? ईएमएफ जनरेटेड इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, या कह लें कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, जब हम फ्लक्स को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा? तो बच्चों आपने देखना है कि लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने अगर एक मर्तबा एरिया इस तरीके से अपीयर हो, और थोड़ी देर बाद जो एरिया है, ठीक है, वो इस तरीके से अपीयर हो, यानी एक मर्तबा परपेंडिकुलर हो और एक मर्तबा पैरेलल हो, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ पैरेलल, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो कॉइल है उसका रोटेटिंग एंगल चेंज हो रहा हो। तो देखिए बच्चों, कभी इसमें से गुजरेगा मैक्सिमम फ्लक्स और कभी इसमें से गुजरेगा मिनिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम से मिनिमम होना या मिनिमम से मैक्सिमम होना, ये बेसिकली क्या है? चेंज। विद रिस्पेक्ट टू इसको टाइम कर दें तो हमारे पास क्या इंड्यूस होगा? EMF। लेकिन मजे की बात यह है कि हम यूज तो फेरेडेज लॉ ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन जो है वो मोशनल ईएमएफ वाली यूज करेंगे। E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्या वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों इसका? फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह याद कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ये ब्लैक सा पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस। उसके बाद ये जो गोल से रिंग्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स आपको रोटेशन में पूरा 360 डिग्री का एंगल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे मैं थोड़ा सा डीसी जनरेटर का फर्क बता दूं। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज नहीं होते, स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं। स्प्लिट रिंग्स, जिनको कम्यूटेटर भी बोला जाता है, ठीक है, और वो 180 डिग्री की रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद यहाँ पर ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? मैग्नेट्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। और ये जो दरमियान में कॉइल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, ठीक है। अभी जो आपको कॉइल नजर आ रही है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे है कि ये सिर्फ एक सिंगल टर्न पर मुश्तमिल है, जबकि कॉइल जो है उसके n नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कोई भी मैकेनिकल सोर्स, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर टरबाइन कनेक्टेड है, और टरबाइन चूंकि कॉइल को रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ओमेगा को बच्चों हम 2πf भी लिख सकते हैं। तो इस स्लाइड में जितनी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, या आपके सामने जो टेक्स्ट नजर आया ना, यही आगे जाके अपीयर होना है। अब वो बेसिक पॉइंट जहां से जनरेटर की सारी वर्किंग जो है वो हमें समझ आएगी। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज दैट कि ये हमारे पास, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें सिर्फ ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द कॉइल है। रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द कॉइल है, मैं इसको थोड़ा सा डबल करके बना रहा हूं ताकि मैं इसमें चार्ज भी इमेजिन करवा सकूं आपको। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मेरा दिल करे मैं घुमा लूं, आपका भी जैसे दिल करे आप भी घुमा सकते हैं। कोई कैद नहीं है कि क्लॉकवाइज ही घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज। बस फर्क यही पड़ना है ना कि आप जब भी घुमाएंगे तो बाज औकात फ्लक्स मैक्सिमम गुजरेगा, और बाज औकात कॉइल में से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बात तो वही आ जाएगी चेंज पे। तो अभी फिलहाल जो चीज हमें समझनी है बच्चों वो ये कि इस कॉइल के अंदर फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर भी चार्ज मौजूद है, इस कॉइल में इस एंड पे भी चार्ज मौजूद है, इस जगह पर भी चार्ज मौजूद है,
और इस जगह पर भी चार्ज मौजूद है। ठीक है, और इस सारी सिचुएशन को मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात जरा ध्यान से सुननी और समझनी है। जब कोई चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक लगती है फोर्स, अ परपेंडिकुलर फोर्स, हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए। तो पहले इस जगह पे ध्यान दें कि मैं कॉइल को लेट से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो साइड है ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, और ये जो साइड है ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है बच्चों, अब गौर से देखें, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास है वेलोसिटी। तो मैं पूरी इक्वेशन लिखता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि आपने करना क्या था। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। v को b की तरफ रोटेट करना है, कौन से हैंड से? राइट हैंड से। तो सब बच्चे जरा अपना राइट हैंड उठाएं और अपनी फिंगर्स के जरिए वेलोसिटी के वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर की तरफ रोटेट करें, और मुझे कंफर्म करें कि आपके थंब की यही डायरेक्शन आ रही है। सब बच्चे यूज योर राइट हैंड्स एंड रोटेट द वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, v क्रॉस b का यूज करें। तो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और इस डाउनवर्ड फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ये फोर्स लग रही है अलोंग दी कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब आ जाएं इस जगह पर। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अब वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करें तो आप देखेंगे कि फोर्स या थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। शाबाश, कंफर्म करते जाएं जरा मुझे, और मैसेज में पार्टिसिपेट किया करें। बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि आप सोए रहें और मैं बस बोलता रहूं। ओके, तो बात यह है कि मैंने इन्हीं दो चार्जेस को पहले क्यों समझाया, क्योंकि बच्चों इन दोनों पर जो फोर्स लगेगी ना, वो फोर्स अलोंग द कंडक्टर या अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर बन रही है। यानी ये चार्जेस मूव कर भी सकते हैं, अप भी और डाउन भी। अब देखें, ये वेलोसिटी, ठीक है, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कंडक्टर पे आ जाते हैं। ये रही वेलोसिटी और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये कंडक्टर जो है ना, इसकी लेंथ इस तरीके से आ रही है। ध्यान से बात समझनी है, ये इस कंडक्टर की लेंथ आ रही है, लेकिन इस पे जो फोर्स लगनी है वो यूं डाउनवर्ड लगनी है। तो कंडक्टर में मूवमेंट बच्चों या इस तरफ हो सकती है या इस तरफ हो सकती है। इस तरफ जो चार्ज की मूवमेंट है वो करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। सेम इसी तरह यहां पर लगने वाली फोर्स करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों कंडक्टर तो इधर जा रहा है। ठीक है, यानी अलोंग द कंडक्टर नहीं है, ये किस तरह है? अक्रॉस द कंडक्टर। ये भी फोर्स किस तरफ लग रही है? अक्रॉस। तो मैं पूरी डायग्राम पे से जरा ये गंदबला मिटा दूं ताकि आपको फिर आसानी से मैं क्लियर वर्ड्स में बता सकूं कि बच्चों होगा क्या। होगा ये कि इस कंडक्टर पर अलोंग दी कंडक्टर फोर्स लगे तो ये मूव कर सकता है, इस पे भी अलोंग दी कंडक्टर मूव करे। आपने यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करना है। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम मोटर्स पे यूज करते हैं, जनरेटर पे आपने राइट हैंड रूल यूज करना। ठीक है, ये जरा कंफर्म कर लें। और ये जो दोनों चार्जेस हैं ये परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर मूव कर रहे हैं इस जगह पर, तो हमने इनको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो अब अगली बात बच्चों ये कि हमारे पास टोटल साइड्स कितनी बन गई? चार। कौन सी? साइड ए बी, साइड ए बी, साइड बी और सी, साइड सी और डी, और साइड डी और ए। चारों में से कौन सी दो साइड्स ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेंगी बच्चों?
साइड जिनको मैं रिमूव कर रहा हूं वो तो कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी। तो 4 साइड्स जो मूव कर रही हैं उनमें से कंट्रीब्यूशन करंट में या ईएमएफ में कितनी साइड्स कर रही हैं? जस्ट 2 साइड्स, साइड ए बी और साइड सी और डी। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं कि जो टोटल ईएमएफ इस सर्किट में इंड्यूस हो रहा है, ए बी साइड कितना ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है? वीबीएल साइन थीटा। और साइड बी सी से कोई ईएमएफ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। सी डी साइड फिर से हमारे पास वीबीएल साइन थीटा कंट्रीब्यूट कर रही है और हमारे पास डी ए साइड जो है वो फिर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। तो हमारे पास बच्चों जो नेट ईएमएफ होगा वो हो जाएगा 2 VBL साइन थीटा। इस इक्वेशन तक मुझे एक एक कंफर्मेशन मैसेज कर दें कि जी सर यहां तक हमें बात पल्ले पड़ गई है, समझ आ गई। ओके, अब आगे हमने थोड़ा सा इस इक्वेशन से खेलना है। E इज इक्वल टू 2 VBL साइन थीटा। बच्चों V इज इक्वल टू R ओमेगा चैप्टर 5 में कितनी दफा पढ़ा था हमने? पढ़ा था ना। तो हम उसको लिखेंगे 2RL ओमेगा B साइन थीटा। अब आप पूछेंगे सर जी आपने 2RL को क्यों इकट्ठा कर दिया? तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक वायर का रेडियस है, तो 2 दफा रेडियस हो जाएगा तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 2R। और इसकी लेंथ कितनी है? L। तो विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या बन जाएगा? कॉइल का एरिया। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा और फिर कॉइल का एरिया और फिर बी और फिर साइन ऑफ थीटा। यहां तक तो हम पहुंच गए। आर ओमेगा के बाद आपने 2 को, आर को और एल को इकट्ठा करके इसको क्या डिक्लेयर कर देना है? एरिया। अब मैं दोबारा जरा एक स्लाइड पे वापस जाता हूं। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि हमारे पास जो आर्मेचर कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा रखनी होती है प्रैक्टिकली। तो हम जब अपनी मेन इक्वेशन पर आते हैं वापस, तो हम यहाँ पर बच्चों एन सिंबल का इजाफा करके यहाँ पर पूरी इक्वेशन बना लेते हैं। ई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जनरेटर में सबसे मजे से जिस चीज के जरिए आप जनरेटर के वोल्टेज को समझ सकते हैं ना, वो ओमेगा है। ओमेगा बढ़ेगा यानी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी तो आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। एंगुलर स्पीड कम होगी तो आप वोल्टेज कम भी कर सकते हैं। सपोज करें घरों में कभी कभार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लगता है कि लाइट कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो कमर्शियल जनरेटर चल रहा है ना, शायद उसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई हो, कम हो गई हो। ये घरों में जो जनरेटर यूज होता है। अब इस इक्वेशन से हमने थोड़ा सा और खेलना है बच्चों, और खेल कूद में हम ये टॉपिक समझ भी लेंगे। E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, साइन की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। जहां साइन 1 हो जाएगा वहां पे इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा एन ओमेगा ए बी। तो इसको हम बच्चों ई नॉट भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम ई एम एफ। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। क्यों बच्चों? ओके बता दें, लिख सकते हैं ना? और पूरा चैप्टर नंबर 16 इसी तरह तो लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या फिर साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी कहाँ से है मैं फिर याद करा देता हूँ। ओमेगा होता है ना थीटा पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो ये बच्चों v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा को लिख सकते हैं ना 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब मैं इस टी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता दूं ताकि आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल है ना बच्चों, इस ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल में ये टाइम जीरो है और ये मुकम्मल टाइम पीरियड है। इसको हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये मिड पॉइंट हो जाएगा, हम लिखेंगे जो स्मॉल टी है वो t/2 है। ये मिड का भी मिड हो जाएगा, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू t/4। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? t इज इक्वल टू 3t/4। बच्चों ये कौन सी वैल्यू होती है? प्लस वी नॉट। और ये कौन सी वैल्यू होती है?
माइनस वी नॉट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पीक और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पीक। आप इस कर्व के बिहेवियर से देखें, ये कर्व इस तरीके से डाइव कर रही है, मतलब करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। ये कर्व इस तरीके से डाइव कर रही है, मतलब करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि एसी करंट कहते ही उसे हैं जिसका एक हाफ क्लॉकवाइज चले और दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी एक साइकिल के अंदर करंट एक मर्तबा अपनी डायरेक्शन को बदल ले, वन टाइम। ठीक है। और हमारी बुक में क्या लिखा है, हमारी बुक में लिखा है कि एसी अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है एफ टाइम्स पर सेकेंड। एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है कितनी मर्तबा, एफ टाइम्स पर सेकेंड। यहां तक दोबारा से कंफर्मेशन दे दें बच्चों, समझ आ गई बात की। चले, गुड। अच्छा, इससे आगे देखें, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों करंट कितना मुश्किल है, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। 1/r लिखें और V की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से I इज इक्वल टू आई नॉट, वी नॉट ओवर आर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस आपको पूरा चैप्टर नंबर 16 सॉल्व करवाती हैं, एक करंट इक्वेशन और एक वोल्टेज इक्वेशन। और यहीं से आगे मैं मैथमेटिकली आपको चीजें और भी समझा देता हूं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई बच्चा बताएगा वी आर एम एस चैप्टर 16 में था किसके बराबर होता है, वी नॉट बाय √2। ये फॉर्मूला आप सब बच्चों ने याद रखना, डायरेक्ट याद रख लेना, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2। रूट मीन स्केयर वैल्यू, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू जो हर वक्त सर्किट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आरएमएस वैल्यू है ये किस फेज एंगल पे अपीयर होती है। तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ, एक तरीका समझने से आपको और बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा लिख लेते हैं। ये जो V है ये हमें क्या चाहिए, ये आरएमएस चाहिए। और आरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाय √2। वी नॉट से बच्चों वी नॉट हो गया कैंसिल, अब बचा 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। और आप सबको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियंस, ये वो एंगल है जिस पे कौन सी वैल्यू अपीयर होती है बच्चों, आरएमएस वैल्यू। याद रखनी है ये बात कि आरएमएस वैल्यू पे फेज एंगल कितना होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, 45 डिग्रीज। क्लियर होगी बच्चों बात ये वाली, फेज एंगल एट आरएमएस वैल्यू। ओके, अब इसके बाद ये जो डायग्राम है ये और भी ज्यादा मजे के तरीके से आपको दो चीजें मेन समझाएगी। जैसे ना मैंने कहा था फेरेडेज लॉ इसमें यूज होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। अब यहाँ पे ईएमएफ के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्लक्स का क्या बिहेवियर है। तो बच्चों सबसे पहले ना एक डायग्राम को समझ लें, सारी समझ आ जाएगी। ये कॉइल थी मैग्नेटिक फील्ड में जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। इसको समझने का मैं ये तरीका बताता हूँ, आप अपनी कोई बुक उठाएं और अपनी आंखों के सामने उस बुक को लें, तो वो है उस बुक का फ्रंट व्यू। अब आप उस बुक को अपने दोनों हाथों में साइडों से पकड़ लें और उसके अपनी आंखों के नीचे यानी उसके टॉप से देखें, तो आपको बिल्कुल बुक ऊपर से ऐसे लाइन की तरह नजर आ रही होगी ना। कंफर्म करें जरा मुझे मैसेज में कि ये विजन, ये विजिबिलिटी समझ आ गई। कोई भी बुक उठा के उसका टॉप व्यू देखें,
बुक उठाएं, बुक को पहले फ्रंट फेस अपने सामने लेकर आएं और फिर अपने हाथों में, ये आपके हाथ हैं और ये उनके दरमियान बुक इस तरीके से रखें, तो टॉप से आपको बुक इस तरीके से नजर आएगी। सेम इसी तरह ये जो कॉइल है ये भी आपको टॉप से इस कंडीशन में नजर आएगी। ठीक है बच्चों, व्यू क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं अगले हिस्से पे। अगला हिस्सा बच्चों ये है कि ये कॉइल की एक साइड है, जब इसने रोटेट करना है तो ये उस साइड का वेलोसिटी वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल थ्रू आउट नॉर्थ से किस तरफ है? साउथ की तरफ। ये कॉइल अभी इस तरह से पड़ी है, थोड़ी देर बाद ये कॉइल रोटेट करके ऐसे हो जाएगी, तो ये अगली डायग्राम आ जाएगी। उसके बाद ये कॉइल अभी ऐसे पड़ी है तो रोटेट करके इस तरह हो जाएगी, तो उससे नेक्स्ट डायग्राम आ जाएगी। अब ये कॉइल इस तरीके से पड़ी है, ये मजीद इस तरफ रोटेट करेगी बच्चों, इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। ठीक है, और सेम उसी तरह कि अब इस कॉइल ने मजीद ऐसे रोटेट करना है तो ये दोबारा उसी ओरिएंटेशन में आ जाएगी जहां से इसने अपना स्टार्ट लिया था, तो हम कहेंगे इसका एक साइकिल पूरा हो गया। अब सारी डायग्राम्स को एक दफा इकट्ठा देख लें ताकि आपको अगली बात जो मैंने समझानी है वो भी समझ आ जाए। यानी यूं समझ लें कि कॉइल थ्रू आउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और यहां से लेकर यहां तक इसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की? ओके, चलें अब आपने फिर उसी तरह पहली डायग्राम से दो बातें समझनी। दो बातें बच्चों को ये समझनी है कि देखें, ये कॉइल पड़ी है और ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस वक्त जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम के मिनिमम? दैट्स गुड, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। डन, एक बात आपने समझ ली। अब दूसरी बात ध्यान से सुननी। मोशनल ईएमएफ होता है वी बी एल साइन थीटा। ये रही वेलोसिटी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल हैं तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। यानी अभी करंटली आप जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, ये वेलोसिटी और यही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को देख रहे हैं, पैरेलल है। ईएमएफ इंड्यूस होगा? भाईजान कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो ईएमएफ जीरो या मिनिमम हो जाएगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन ईएमएफ या करंट, लेट से करंट है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे बच्चों करंट क्या है? जीरो है। लेकिन बच्चों फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर नो? अब आते हैं सेकंड डायग्राम पे। सेकंड डायग्राम में ये हुआ कि ये कॉइल जो पहले ऐसे थी, अब ये रोटेट करके हॉरिजॉन्टल हो गई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल हो गई तो अब तो इसमें से कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगी। पास नहीं करेगी तो बच्चों फ्लक्स का क्या आंसर हो जाएगा? जीरो। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये तो 90 डिग्री पर आ गए, और वीबीएल साइन 90 के जरिए यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसको हम ई नॉट भी कहते हैं, वी नॉट भी कहते हैं और पीक वैल्यू भी कहते हैं। तो इन दो से जो बात आप सीखेंगे बच्चों आगे वही रिपीट होनी है। जब फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा होता है कॉइल में से, उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है, और जब फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो तक आकर चेंज होता है तो ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या पीक वैल्यू अटेन करता है। इसके बाद देखें क्या होना है। अगेन फ्लक्स मैक्सिमम, बट ये पैरेलल की बजाय एंटी पैरेलल हो गए, ईएमएफ जीरो। इस जगह पर देखें, कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, लेकिन वोल्टेज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फिर 90 डिग्री पर है, ईएमएफ फिर जीरो हो जाएगा। अगेन यहां पर फ्लक्स तो जीरो है, बट ईएमएफ क्या हो गया? माइनस ई नॉट या नेगेटिव पीक वैल्यू। तो मैं साथ साथ इन पॉइंट्स को ग्राफ के साथ रिलेट कर दूं, ठीक है?
देखें यहाँ पर जीरो वैल्यू, यहाँ पे पीक वैल्यू, यहाँ पे आपके पास एंटी पैरेलल था, फिर से करंट जीरो, यहाँ पे नेगेटिव पीक, और यहाँ पे फिर से जीरो। तो यहाँ पे कॉइल ने एक चक्कर पूरा किया, यहाँ पे साइकिल ने अपना वेवफॉर्म कंप्लीट कर लिया, और इसको कौन सी वेव बोलते हैं? साइनोसाइडल वेव। जी बच्चों, ये डायग्राम समझ आइए आप सबको? दैट्स वेरी गुड। इससे और भी परेशानी नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने ग्राफ में सारी बातें एक टेबल में जो है ना वो बताई हुई है कि कब एंगल क्या बनेगा। उस एंगल के ऊपर कॉइल की ओरिएंटेशन भी दी हुई है। उस पे जो टाइम चल रहा है वो टाइम भी मैंने बताया हुआ है, वोल्टेज, करंट और फ्लक्स। तो आई विश कि आप सब बच्चे ये टेबल कोशिश करें, इस डायग्राम को, इन डायग्राम्स को पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और फिर इस टेबल को ज़बानी बनाने की कोशिश करें। आप बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को जब आपको पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ओके? और अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मुझे बता दें, कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्लक्स और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कि जब फ्लक्स जीरो था ईएमएफ मैक्सिमम था, फ्लक्स जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। ओके, अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको याद करवाता हूँ थोड़ी सी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये बच्चों हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने प्लेस कर दिया। ये इसमें करंट की डायरेक्शन, ठीक है? अब करंट की ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंगल बेटा v और b के दरमियान देखना था हमने, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैं फिर एक दफा दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर कभी पैरेलल आ जाता है, वेलोसिटी वेक्टर कभी परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी एंटी पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, एंड सो ऑन। तो v का आपने मुसलसल किसके साथ एंगल देखना है? b के साथ। तो आते हैं दोबारा इस डायग्राम पर। कंडक्टर की लेंथ l है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स भी तो लगती है ना, आई एल बी साइन थीटा। तो मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था। क्या बताया था? अगर आपने राइट हैंड उठाएं, अपनी फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर दें, क्योंकि फिंगर्स क्या कर रही हैं? इनटू द पेज। कर दिया? अपना थंब ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में कर दें। कर दिया? और अब सब बच्चे बताएं, आपका जो हाथ है, हथेली है, थप्पड़ है, वो इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है? तो याद रखनी है बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जरा इस ध्यान इस जगह पर आ जाए। बैक मोटर इफेक्टिंग जनरेटर क्या होता है? पहली बात के लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना में ना रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। आपने एक बात याद रखनी है कि बैक ईएमएफ इन द जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहले ये बात अपने पास लिख लें, आप बुक पे भी टॉपिक पढ़ेंगे तो मेरी ये वाली बात जहन में रखनी है कि जनरेटर में बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू लोड होती है। और मैं मोटर का भी कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि वो भी आपको इजी हो जाए। मोटर में बैक ईएमएफ जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है। बस इसको इस तरह जहन में रख लें, लेकिन ज़्यादा फोकस अभी आपने करना है जनरेटर पर। अच्छा जी, अब दोबारा आते हैं एक सिचुएशन पर। ये हमारे पास जनरेटर का फिर से कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। और मैं इस कॉइल को बच्चों रोटेट करने लगा हूं एंटी क्लॉकवाइज। पूरी तवज्जो इधर रहे, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, समझ आ भी जाना नहीं भी आना, कोशिश करें आ जाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी, और देखें ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, यहाँ पे ये वेलोसिटी। अब देखें, ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। अपना राइट हैंड उठाएं इस इक्वेशन को जरा यूज करते हुए।
V क्रॉस B करें तो यहाँ पर लेट से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्क्रीन से बाहर की तरफ मूव करेगा या इनटू द स्क्रीन मूव करेगा, ये आपको आपका थंब बताएगा। जल्दी से शाबाश, राइट हैंड V क्रॉस B करें और सब बच्चे मुझे कंफर्म करते जाएं कि ये इनटू या आउट ऑफ। राइट हैंड इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, ठीक है। तो इनटू द स्क्रीन का मतलब बच्चों ये है कि मैं यहाँ पर अब मेंशन कर सकता हूँ कि जो करंट है वो इनटू द स्क्रीन है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है मैं मेंशन कर दूंगा जो करंट है वो क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इस तरफ रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आउट ऑफ द स्क्रीन और यहाँ पे आएगा इनटू द स्क्रीन। तो बच्चों कंडक्टर में क्या पैदा हो रहा है, करंट। क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं। और किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, सब बच्चे जरा घर में बैठे बैठे बावाज़े बुलंद कहें किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाएं, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लेकर कि इसमें करंट की डायरेक्शन है इनटू और इसमें करंट की डायरेक्शन है आउट, ठीक है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैं जैसे बता रहा हूं उस तरह से ध्यान देना है। मैंने अभी क्या बताया कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। तो हुआ क्या, इस कंडक्टर को हमने अपने मोशन से करंट कैरिंग बना दिया। जब ये करंट कैरिंग बन गया तो अब हम इसको एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देख रहे हैं। यहाँ पे करंट था इनटू द पेज, यहाँ पे करंट है आउट ऑफ द पेज। अब आप सब बच्चे जरा क्या करें, अपना राइट हैंड जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पॉइंट करें, अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट करें, चारों फिंगर्स को राइट साइड की तरफ कर दें, स्क्रीन के कर दिया। और अब अपने थंब को स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर दें, क्योंकि इनटू द पेज है ना, तो आप स्क्रीन की तरफ थंब कर दें। और मुझे बताएं कि आपका जो हथेली है, पाम है, वो नीचे की तरफ आ रही। ट्राई करें, सब बच्चे ट्राई करें, कोई बच्चा फोकस लूज ना करे। तो इसका मतलब है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगेगी, अपवर्ड। तो बच्चों अगर हम ध्यान दें तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स मिलकर तो इसको घुमाना चाह रहे हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि हम इसको किस डायरेक्शन में घुमाने लगे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हो ये रहा है कि इस चीज को बोलते हैं बैक ईएमएफ। कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक कॉइल एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगी तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी। तो इस डायग्राम में मैं आपको फिर बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा है तो इस पर फोर्स किस तरफ लग रही है, क्लॉकवाइज। और अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो फोर्स क्लॉकवाइज लग रही है वो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ना। तो बच्चों हम जितना ज्यादा तेजी से इसको रोटेट करेंगे, ऑटोमेटिकली सर्किट में करंट की मिकदार जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगी। तो मैंने क्या कहा था कि बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। ये इतना कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ आ गया तो मुझे बता दें, मीटिंग टाइम 1 मिनट के करीब रह गया है, तो ये बात सबको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो लास्ट पे इन शॉर्ट ये है जनरेटर। अभी जनरेटर किसी डिवाइस को कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। ये लोड नंबर 1 आ जाएगा बच्चों, ये से करंट डिमांड करेगा, करंट बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ
फोर्स भी बढ़ेगी। ये लोड नंबर 2 आ जाएगा, करंट और बढ़ेगा, फोर्स और बढ़ेगी। लोड 3, लोड 4, लोड 5, और अगर आप जनरेटर को क्या कर देंगे, ओवरलोड कर देंगे, तो करंट इतना ज़्यादा होगा कि जो बैकवर्ड टॉर्क है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो अप्लाइड टॉर्क है वो कम हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द जनरेटर जो है वो मैक्सिमम से किस पे आ जाएगी, 0 पे, और जनरेटर क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा। तो वही एक बात कि बैक ईएमएफ इन द जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक था एसी जनरेटर का। आई एम होपफुल अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक वर्किंग एक्सरसाइज ये मैं आप सबको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। लेक्चर अभी थोड़ी देर में एंड अप हो जाएगा। अपने कमेंट्स मुझे मैसेज में छोड़ दें बच्चों कि आपको लेक्चर समझ आ गया है। तो कल इंशाल्लाह हम ट्रांसफार्मर से काम शुरू करेंगे। नहीं बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो। अदरवाइज ये क्या क्या चीजें चेंज करता है और क्या क्या चीजें चेंज नहीं करता, उसको अभी हम एक नेक्स्ट स्लाइड में आप बच्चों देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन बच्चों इसकी ये होती है कि आपके पास एक अदद आयरन फ्रेम है, टोटली मेड अप ऑफ आयरन, और उस आयरन फ्रेम की एक साइड पर जो कॉइलिंग आप करेंगे, जहां से इनपुट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी, और जहां से आप आउटपुट लेंगे दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी। आगे इसमें कई टेक्निकलिटीज भी आती हैं, लेकिन अभी अभी हम बिल्कुल बेसिक कंस्ट्रक्शन पर हैं कि एक अदद आयरन फ्रेम होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, उस पे कॉपर वाइंडिंग एक, जहां से इनपुट देंगे प्राइमरी, जहां से आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सिंबल आपने यहां से देख भी रहे हैं, मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं आपने, यहाँ पे इस तरीके से वन कॉइल, और इस तरीके से यहाँ पे दूसरी कॉइल, और दरमियान में दो लाइंस जो कपलिंग को शो कर रही हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को शो कर रही हैं। और एक बात पे बच्चों ध्यान देना है आपने, दोनों तरफ नंबर ऑफ वाइंडिंग सेम नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों तरह हो सकता है, इस साइड पे लेस और इस साइड पे मोर हो सकती हैं, या इस साइड पे मोर और इस साइड पे लेस हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड पर। ट्रांसफार्मर वर्क्स विद ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स विद ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज या करंट के साथ वर्क नहीं करता। एक ये इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर क्या चेंज कर सकता है, ये वोल्टेज लेवल चेंज कर सकता है, ये करंट लेवल चेंज कर सकता है। ठीक है, ये क्या चेंज नहीं कर सकता बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी इनपुट और फ्रीक्वेंसी आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता, ये एनर्जी लेवल को चेंज नहीं कर सकता, और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो वो पावर लेवल को भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव में याद हो जाए, ट्रांसफार्मर के साथ एसी सोर्स लगा होना जरूरी है। ये सिर्फ वोल्टेज और करंट लेवल को चेंज कर सकता है, और फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को या पावर लेवल को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे वैसे बेसिक डायग्राम भी बनी है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई। आयरन फ्रेम है, उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे जहाँ से हमने आउटपुट लेना है, कोई भी आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारे पास कनेक्टेड है। तो बच्चों ये स्लाइड ओके है सब बच्चों को। अब एक और बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट बात कि वोल्टेज लेवल ऑफ एसी हमने चेंज करना हो तो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने डीसी में लो या हाई वोल्टेजेस ऑब्टेन करनी हो आउटपुट पर, तो फिर बच्चों ये डिवाइस है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। तो रियोस्टेट जो है वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, कि डीसी के लेवल को कम ज्यादा किया जा सकता है। मेथड वो नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, बट हम रियोस्टेट की मदद से लेवल ऑफ डीसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है कि रियोस्टेट जो है वो डीसी के लेवल को कम ज्यादा कर सकता है।
इसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो पर। तो डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं बच्चों। ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी, और ये कौन सी है, सेकेंडरी। प्राइमरी के क्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज वीपी और सेकेंडरी आउटपुट पे आने वाला वीएस। प्राइमरी के टर्न्स एनपी, सेकेंडरी के टर्न्स एनएस। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ प्राइमरी वोल्टेज विल बी इक्वल टू एनपी डेल फाई बाय डेल टी। सेकेंडरी वोल्टेज एनएस डेल फाई बाय डेल टी। दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो बच्चों वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है जिसके जरिए आप सब बच्चों को बहुत इजीली बनाना आता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी है तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी भी कम होगा वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी से, लिहाजा ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एज वेल एज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जस्ट वॉच केयरफुली कि नंबर ऑफ टर्न्स के चेंज होने से हमारे पास जो वोल्टेज है आउटपुट पर वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन है कि इसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का नाम देंगे। ये स्टेप अप लिखना है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। क्लियर होगी बात यहां तक? आपके 90% जो प्रॉब्लम्स है ना ट्रांसफॉर्मर के, कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाता है, वो इस ट्रांसफॉर्मर रेशो से सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ये होगी ट्रांसफॉर्मर रेशो। एक हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ओके हो गया। एक हम इससे आगे बढ़ते हैं इस चीज पर कि बच्चों आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है जिसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर हो, यानी पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। इनपुट पावर वीपी आईपी, आउटपुट पावर वीएस आईएस। अब यहां पे जरा रेशो बनाए वीएस ओवर वीपी की, तो वो तो इनवर्स ऑफ द करंट आ रहा है, आईपी ओवर आईएस, ठीक है ना। और अगर यहीं पर आगे हम एन एस ओवर एन पी भी लिख दें तो साफ पता चलता है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि करंट का इन दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पर बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। ट्रांसफॉर्मर को अगर हम दो सिग्नल्स देते हैं, लेट से ये हमने एक हायर एसी वोल्टेज का सिग्नल दिया है और एक लोअर एसी करंट का सिग्नल दिया है, तो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये स्टेप चले लेट से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज लेवल को पहले से कम कर देगा, लेकिन ये जो करंट का लेवल है वो पहले से ज्यादा कर देगा। अब यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ वी आई वही रहेगा जो यहां पर रहेगा। ये सिर्फ हम अपनी जरूरत के मुताबिक वोल्टेज को चाहे कम कर लें, वोल्टेज को चाहे ज्यादा कर लें, बट क्या बैलेंस क्रिएट होगा, यहाँ वोल्टेज ज्यादा और करंट कम है तो आउटपुट पे वोल्टेज कम हो जाएगा और करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वी और आई बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। डन, समझ आई इस बात की? ओके, तो हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है वो अब आप सब बच्चे अपने पास लिख लें, वी एस ओवर वी पी, एन एस ओवर एन पी एंड आई पी बाय आई एस। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के सारे मसाइल का हल जो है ना वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसमें किसी किस्म का लॉस जो है वो नहीं होता, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं है तो क्या होगा। उससे पहले यहाँ आपके सामने सब बच्चों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारे पास वोल्टेज गिवन है, डायग्राम को देखना गौर से, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, वीपी एनपी गिवन है और एन एस भी गिवन है, तो आपने वी एस जरा फाइंड करना है। 1 मिनट का काम है, जल्दी से फाइंड करके बता दें। दैट्स वेरी गुड, शाबाश। 10 वोल्ट्स आप आंसर निकाल रहे हैं, बाकी बच्चे भी शाबाश आंसर करें। 10 कंफर्म करें, 10 आंसर आएगा।
ओके, तो मैं अगर ये कहूं कि इसका आंसर 0 है तो आपका ध्यान किस बात पे जाएगा? क्यों बच्चों? एग्जैक्टली exactly. मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा डायग्राम को गौर से देखना। मैंने इनपुट तो डीसी सोर्स पे लगाया हुआ, और डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क करता ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे जितना मर्जी डीसी वोल्टेज आप अप्लाई कर लें, आपको आउटपुट पे तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा जब तक ये सोर्स क्या नहीं होगा, एसी सोर्स नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए अलर्ट किया क्योंकि ट्रांसफार्मर के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो कहता है कि जी एक ट्रांसफार्मर के साथ हमने एक ड्राई सेल कनेक्ट कर दिया है 1.5 वोल्ट का। अब ड्राई सेल हमारे कॉमन नॉलेज में होना चाहिए कि ड्राई सेल जो है वो ईएमएफ या डीसी सोर्स ऑफ करंट को बोलते हैं। और आप सबने स्ट्रिक्टली याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी के लिए वर्क नहीं करता। अब आते हैं हम पावर लॉसेस की तरफ। इजी लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में। टोटल 3 तरह के लॉस हैं, बुक में तो 2 तरह के लिखे हैं। एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक एडी करंट लॉस, और एक कॉपर लॉस। आसान आसान इंफॉर्मेशन में इनको याद रखना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें से क्वेश्चन आते नहीं। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है इसको बच्चों हम मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉस। अब मैग्नेटिक लॉस को मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि हमारे पास एक छोटा सा कील है, ठीक है, और ये आयरन से बना हुआ है, और इसके अक्रॉस हम बच्चों एक सॉलिनाइड जैसी सिमेट्री अप्लाई करके इसमें से करंट गुजारें, चाहे एसी चाहे डीसी। लेट्स से हम डीसी करंट गुजारते हैं, तो ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिनाइड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट एन आई। तो सॉलिनाइड का करंट, इसका मतलब ये हुआ कि इस आयरन पीस को भी क्या कर रहा था? मैग्नेटाइज कर रहा था। और इसको मैग्नेटाइज करने में ऑटोमेटिकली इस बैटरी को क्या करना पड़ा होगा? वर्क। तो सेम इसी तरह जब हम ट्रांसफार्मर के कोर को, ये ट्रांसफार्मर कोर है, इसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये भी तो आयरन कोर है। और जैसे ही करंट इसमें से पास करता है तो जो सप्लाई का एनर्जी है, जो एसी सप्लाई की एनर्जी है, उसका कुछ हिस्सा इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने में भी यूटिलाइज हो जाएगा। यानी हमारी पूरी एनर्जी आउटपुट पर इस लॉस की वजह से नहीं पहुंच सकेगी। इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, 100% अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन है, आयरन ने करंट मिलने पे मैग्नेटाइज होना है। हाँ, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 हिस्टैरिसीस लूप्स नजर आ रही हैं, इनका रेफरेंस में देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। तो उसमें बच्चों ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये है स्टील, जिसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन को सॉफ्ट इसलिए नहीं बोलते कि वो नरम होता है, सॉफ्ट आयरन को सॉफ्ट इसलिए बोलते हैं वो इजीली मैग्नेटाइज होता है। तो हम ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना बच्चों, वो किससे बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन से, ताकि उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस कम से कम हो। तो ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस ये होता है बच्चों, लेंजिस लॉ में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक कॉइल है और एक क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। यहां पर हम एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेट से बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, तो इसको जब हम यहाँ पे करीब लेकर आएंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। इस वेरिएशन की वजह से आप सबको पता ना कि इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो अब इस क्लोज लूप को जरा सोचें कि जो आयरन का फ्रेम है वो भी तो एक क्लोज लूप की शक्ल में है, पूरी तरह क्लोज लूप है। और जब उसके क्रॉस एक वेरिंग करंट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो वेरी करता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग बनाएगा। तो बच्चों वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस क्लोज लूप के अंदर भी करंट इंड्यूस होंगे, जो अनवांटेड करंट्स हैं, जो हम नहीं चाहते कि प्रोड्यूस हों, लेकिन अवॉइड हम उनको भी नहीं कर सकते। तो ऐसे करंट जो बैक ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। करंट्स इन द फ्रेम ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू
बैक ईएमएफ, और इन करंट्स को रिड्यूस करने का क्या मेथड है? इन करंट्स को रिड्यूस करने का बच्चों मेथड ये है कि तो फर्ज करें आपके पास एक पूरा आयरन का पीस है, तो ये पूरा आयरन का जो पीस है ना, इसका एरिया बहुत ज्यादा है। एरिया बहुत ज्यादा है, तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, रो एल बाय ए। अब एरिया को कम करेंगे, या चलें पहले लेट से ये देखें कि एरिया बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, करंट या एडी करंट उतना ज्यादा होगा। ये जो सर्कल्स हैं ये एडी करंट को शो कर रहे हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इस आयरन को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से बच्चों क्या होगा, अब हर पीस, ये इतना सा पीस जो बचेगा, इसका एरिया हो गया बहुत ज्यादा कम। एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से एडी करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बट मजे की बात है, आयरन तो कंडक्टर है, तो अगर हमने एक पीस को कट करने के बावजूद दूसरे पीस के साथ वैसे ही रख दिया, तो ये तो समझ लें कि पूरे का पूरा आयरन दोबारा हो गया, ये फिर पूरा आयरन हो गया, ये पूरा आयरन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको सिर्फ डिवाइड ही नहीं करना, कट ही नहीं करना, इनको एक दूसरे से आइसोलेट भी करना है। तो उसके लिए हम इनको क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। यहाँ पर ये एक आयरन का फ्रेम काटा और इसके ऊपर हमने लेमिनेशन कर दी। सिलिका मटेरियल होता है, उससे हम इसकी लेमिनेशन करते हैं, और फिर दूसरी शीट की भी लेमिनेशन करते हैं। और लेमिनेशन करने के बाद जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं ना, तो फिर ये इंसुलेटिंग कांटेक्ट की तरह जुड़ते हैं। यानी एक आयरन का पीस दूसरे आयरन के पीस के साथ कंडक्टिंग लिंक क्रिएट नहीं करता। इससे कौन सा करंट रिड्यूस हो जाता है, एडी करंट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बट रिड्यूस कर सकते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस बच्चों क्या होता है? कॉपर लॉस कितना को मुश्किल लॉस है, या आपके पास आयरन फ्रेम है, ठीक है, ये आपने प्राइमरी वाइंडिंग की, ये आपने सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो बच्चों ये जो प्राइमरी वाइंडिंग या वायर है, इसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना, तो इसको नाम देंगे आर प्राइमरी का। जो सेकेंडरी है उसकी भी रेजिस्टेंस होगी, उसको नाम देंगे आर सेकेंडरी का। तो हम वी प्राइमरी को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, वी इज पी इज इक्वल टू आई पी आर पी, और वी एस को लिख सकते हैं आई एस आर एस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी की वजह से भी जो लॉस हमें बियर करना पड़ता है ट्रांसफार्मर में, इसको हम कॉपर लॉस का नाम देते हैं। तो कितने तरह के लॉस हो गए? तीन तरह के। हिस्टैरिसीस लॉस जिसको मैग्नेटिक लॉस बोलते हैं, एडी करंट लॉस जिसको हम इलेक्ट्रिक लॉस भी बोल सकते हैं, और कॉपर लॉस इसको हम हीटिंग लॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इनपुट एनर्जी है उसमें कमी आ जाएगी। और अगर इनपुट एनर्जी आउटपुट पे आके उतनी नहीं रहती जितनी थी, तो फिर हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी को आप पूरा लिख लें या इस सिंबल से लिख लें, दैट इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100%। हाउ फर्दर यू कैन राइट इट? आउटपुट पावर इज V secondary, I secondary. Input power is V primary, I primary into 100%। ये हमारे पास बच्चों एफिशिएंसी का पूरा फॉर्मूला है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, आइडियल। लेकिन अगर ये एफिशिएंसी लेस देन 100% है, तो फिर हमारे पास ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा, नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो समराइज करते हैं सारी बात को इस कहानी के साथ कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। नंबर वन, बनती कैसे है? आयरन कोर से बनती है। आयरन कोर में मजीद टेक्निकलिटीज क्या हैं कि आयरन कोर के स्लाइसिस करके लेमिनेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एडी करंट लॉस से बचा जा सके। कॉपर और प्राइमरी जो है, कॉपर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, उनको अच्छे मटेरियल का बना हुआ यूज़ करें ताकि वो रेजिस्टेंस और हीट लॉस कम से कम दें। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ नहीं करना, सॉफ्ट करना है। ट्रांसफार्मर किस करंट पे काम करता है? एसी पे करता है। ट्रांसफार्मर क्या चेंज कर सकता है? एसी लेवल, करंट लेवल और वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर क्या चेंज नहीं कर सकता? ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, ये एनर्जी लेवल चेंज नहीं कर सकता, और आइडियल हो तो पावर लेवल भी चेंज नहीं कर सकता। एंड रिमेंबर कि हम अपने एफएससी लेवल पर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस को पढ़ते हैं। एंड सेकेंडली इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरफ वाइंडिंग्स एक जितनी नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा हो कि एक स्टेप अप है तो दूसरा
स्टेप डाउन है। स्टेप अप किसको अप करेगा? वोल्टेज को। स्टेप डाउन किसको डाउन करेगा? वोल्टेज को। स्टेप अप कम किसे करेगा? करंट को। स्टेप डाउन ज्यादा किसे करेगा? करंट को। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, इस तरीके से भी ध्यान में रखना है। यानी ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारे पास स्टेप अप है, ठीक है। ये अप भी करेगा, ये डाउन भी करेगा। जो स्टेप डाउन है ये अप भी करेगा, डाउन भी करेगा। स्टेप अप किसे करेगा? वोल्टेज को। स्टेप डाउन डाउन किसे करेगा? वोल्टेज को। यानी वोल्टेज के रेफरेंस पे इनका नाम स्टेप अप और स्टेप डाउन है। लेकिन सवाल आ जाए कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द क्वांटिटी दैट इज डिक्रीज्ड, तो स्टेप अप में वोल्टेज तो अप होगा लेकिन करंट डाउन हो जाएगा। स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होगा लेकिन करंट अप हो जाएगा। तो इस तरीके से शार्पली एक एक बात को क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में रख के आपने सवाल को लेकर चलना है। तो यहाँ पर लेट्स से ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है। यू हैव 1 मिनट टाइम, शाबाश इसको सॉल्व कर दे जरा और मुझे मैसेज में एक दफा कंफर्म कर दें टॉपिक सारा समझ आ गए, ओके क्लियर कॉन्सेप्ट हो गए सारे। चलें, दैट्स वेरी गुड, शाबाश। सवाल सॉल्व करें। इसकी वर्कशीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं जो वर्कशीट भेजा करूँ उसको बस अपने स्टोरेज का हिस्सा ना बना दिया करें, उनका प्रिंट आउट ले लिया करें। और एमडी कैट की तैयारी जो बच्चा अभी से कमिटेड होके करेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ कि वो एम कैट का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 50। आप इसे 50/1 भी लिख सकते हैं। IP is 20 and VP is 220. VS and IS. 50 multiplied by 220, 1100 volts. कंफर्म कर लें, यही आंसर आ रहा है। और IS के लिए VP बाय, बल्कि IS के लिए आप अगर यही यूज कर लें NP बाय NS इंटू IP, 1/50 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 2/5, 0.4 एम्पेयर, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। हाँ जी बच्चों, दोनों आंसर ठीक है, ओके। तो देखिए दोनों इक्वेशंस यूज हुई हैं ट्रांसफार्मर रेशियो की, वोल्टेज टर्न्स वाली भी, करंट और टर्न्स वाली भी, दोनों के जरिए हम आंसर्स निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, शाबाश। टेक 2 किसी भी एंट्री टेस्ट के, पाकिस्तान में किसी भी एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सब में आपको खुद ही मैथमेटिकल स्किल्स के जरिए काम करना होता है। मैं आप लोगों के साथ ना एक मैथ्स की स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें मैंने खुद ही वो कोर्स बिल्ड किया हुआ, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशन की वर्कशीट्स हैं। तो आप बस थोड़ी सी हिम्मत करके वो वर्कशीट अगर कर लेंगे ना, तो आपकी ये बेसिक कैलकुलेशन बहुत सीधी हो जाएगी। और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और डेली बेसिस पे कोई एक आध ऑपरेशन मैथमेटिकल जो ना वो करते रहे। तो यहाँ पर देखें बच्चों, हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है। मेन सप्लाई का मतलब प्राइमरी सप्लाई होता है, तो यहाँ पर हम VP लिख देते हैं जी 240, ठीक है। और इट इज डिजाइन टू ऑपरेट सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट, और साथ ये भी लिखा है कि सेकेंडरी पावर 30 वॉट लैंप है। फाइंड द करंट इन प्राइमरी, IP फाइंड करना है, एंड द ट्रांसफार्मर रेशो NS/NP भी फाइंड करना है। कोई मुश्किल नहीं है। NS/NP तो फाइंड हो गया ना VS/VP से, तो ये हो गया 12/240। तो ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 1/20। और अगर हमने करंट फाइंड करना है तो हमें कितनी आसानी से पता है कि इनपुट पावर किसके बराबर होता है? आउटपुट पावर के। इनपुट पावर का मतलब है VP/IP, आउटपुट पावर का क्या मतलब है? VS/IS। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें VS और IS भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आउटपुट पावर डायरेक्टली गिवन है, 30 वॉट्स। ठीक हो गया। तो यहां से IP फाइंड कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है? 240। तो 30/240, 1/8। 1/8 जो होता है वो 0.125 एम्पेयर होता है। ठीक है बच्चों।
समझ आ रही है? ये आपके बुक का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी हो गया और हमारा एक तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस which converts AC voltage of one magnitude into other required magnitude is transformer। ठीक है। Mutual inductance has a practical role in the performance of, again, transformer. A transformer works on the principle of mutual induction. In a transformer, the coil to which AC power is supplied is called primary. In transformer, the coil which delivers power to the output is called secondary. The coils of transformer are, ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के दरमियान कौन सा लिंक होता है बच्चों? ये तो आपने मेरे इल्म में भी इजाफा करना है, शाबाश। दैट्स वेरी गुड, मैग्नेटिक लिंक। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं होता कि अभी हमने कहा तो है कि हमने ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर है उसको एक दूसरे से लेमिनेट किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है। तो जो वाइंडिंग्स ऊपर मौजूद भी हैं उनकी वजह से कोई करंट आयरन कोर में फ्लो नहीं कर सकता। लिहाजा एक कॉइल दूसरी कॉइल के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होती। अच्छा ठीक, अ ट्रांसफार्मर रेशियो इज गिवन बाय, एग्जैक्टली बीटा ज्यादा सूटेबल आंसर है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हम नॉर्मली सेकेंडरी को कम प्राइमरी से कंपेयर करते हैं। द इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या ऑप्शन बनेगी? वेरी गुड, बी ऑप्शन। सेकेंडरी टर्म ज्यादा होती हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये भी बी ऑप्शन, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है। स्टेप डाउन में एन एस इज लेस देन एन पी। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज लेस देन 1। सॉरी, in a step up transformer voltage in secondary increase and the current decrease। we are very clear about it कि inverse relation है। in a step down transformer voltage in secondary decrease and the current increase। if the coil is wound on an iron core the flux through it will remains constant। जो फ्लक्स है ना थ्रू आउट प्राइमरी टू सेकेंडरी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिनका कम ज्यादा होना ईएमएफ को कम ज्यादा कर देता है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। जब मैंने लिखा वी एस इज इक्वल टू एन एस डेल फाई बाय डेल टी और फिर लिखा वी पी इज इक्वल टू एन पी डेल फाई बाय डेल टी, तो मैंने इन दोनों के साथ प्राइमरी सेकेंडरी क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि जो फ्लक्स पर यूनिट टर्न है बच्चों इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं? कैंसिल, और हमारे पास रेशियो बचती है वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज, वेरी गुड, द वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। द रिंगिंग बेल्स आर ऑपरेटेड एट, ये हमारी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है कि रिंगिंग बेल्स जो होती हैं वो 9 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती हैं। ठीक है। द रिंगिंग बेल्स ऑफ ट्रांजिस्टर रेडियो आर ऑपरेटेड एट, हमारे घरों में आता कितना है? 220, और रिंगिंग बेल ऑपरेट किस पे होती है? 9 वोल्ट पे।